Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's video, I am going to discuss geometrical isomerism. इससे पहले की वीडियोस में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन टर्म्स ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, इन सबको डिस्कस किया है. एंड यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज ऑल्सो. द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन को समझते हैं. जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये अराइज होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी ऐसे आइसोमर्स जिनमें बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं. तो पहली नेसेसरी कंडीशन इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. तो द आइसोमर्स विच अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन about a bond in a molecule is known as geometrical, or we can say cis trans isomerism. तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो कंपाउंड्स के अंदर, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हम उनको कंसिडर करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्म में. लेकिन केवल अकेला ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन is not responsible for geometrical isomerism, और we can say ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो वो सारे कंपाउंड्स हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी स्ट्रक्चर में मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. दैट मीन्स यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है. अगर रोटेशन पॉसिबल है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी. लेकिन अगर कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन है. तो दैट मीन्स इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक तीसरी कंडीशन में कंसीडर करूं कि हमारे पास एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन हो सकती है. बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनी काइंड ऑफ कंपाउंड विच इज हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे. तो ये केवल फर्स्ट कंडीशन है जिस कंडीशन के बेसिस पर हम पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरफ बढ़ सकते हैं. तो अब इसी कंटिन्यूएशन में हम स्पेसिफिक कंडीशंस को कंसीडर करते हैं कि किस तरीके की कंडीशंस हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायर्ड हैं. तो नेक्स्ट अप इज कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो हम दो कंडीशंस कंसीडर करेंगे यहाँ पर. पहली कंडीशन तो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की ही कंडीशन है. दैट मीन्स देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड. अब इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को फिर से एक बार समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास दो एटम्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है. ये दो एटम्स हमारे पास हैं ए और बी. तो यहाँ पर केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है. दैट मीन्स यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है. लेकिन अगर हम इसी कंडीशन को इस तरीके से कंसीडर करें कि मान लीजिए डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और सिग्मा और पाई बॉन्ड का अटैचमेंट इस तरीके से होता है कि दीज बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर हम किसी भी एक बॉन्ड को रोटेट करने की कोशिश करें, चाहे हम इसे रोटेट करें या इसे रोटेट करें, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन फॉलो होती है. तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल ना हो. ये पॉसिबिलिटी उस हर एक मॉलिक्यूल के अंदर होगी जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होते ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन वहां पर अप्लाई हो जाएगी. लेकिन खाली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारी नेसेसरी कंडीशन नहीं है. एक दूसरी कंडीशन को भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. तो जो सेकेंड कंडीशन हमारे पास कंसिडर होती है वो कंडीशन हमारी एक बताती है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जो एटम्स हमारे पास हैं उन एटम्स से जुड़े हुए दूसरे एटम्स अलग अलग होने चाहिए. दैट मीन्स हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन, अगर हम कार्बन को कंसिडर कर रहे हैं, अबाउट विच रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड शुड बी डिफरेंट. अगर ये अलग अलग नहीं होंगे तो दैट मीन्स हमारा कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा. अब एग्जाम्पल के लिए कुछ कंडीशंस को कंसीडर कर लेते हैं. तो पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरी कंडीशन हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का अलग होना. मान लीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इस एक कार्बन के पास जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक तरफ ए और बी, और इस दूसरे कार्बन के पास जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट हैं वो ए और बी हैं. तो अगर हम अपने इस फर्स्ट कार्बन को कंसीडर करें तो इस
फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में ये दोनों एटम्स का अटैचमेंट अलग अलग है, और अगर हम अपने सेकेंड कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं तो इस सेकेंड कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं। दैट मीन्स फॉर दिस फर्स्ट कार्बन ए और बी एक जैसे नहीं होने चाहिए, और फॉर दिस सेकेंड कार्बन ए और बी एक जैसे नहीं होने चाहिए। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस ए और बी के सेम ग्रुप होने की जगह यहाँ पर सी और डी यानी अलग अलग टाइप के ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, या अगर हम सी और डी लिख रहे हैं तो सी और डी सेम नहीं होने चाहिए। इस एक कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट और इस कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस क्रिएट होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन का अटैचमेंट है। सेम इस कार्बन के ऊपर एक तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होती है, तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करता है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें कि ये दो कार्बन एटम्स हमारे पास दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड को फॉलो करें, CH3H, और यहाँ पर भी हमारे पास एक CH3 और एक H, तो ये दो कंडीशंस दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एराइज करती हैं। ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर, और जहां पर हमारे दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन सेम डायरेक्शन में होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं सिस आइसोमर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है वो एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों तरीके के कंपाउंड्स में होती है। तो कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को कंसीडर करते हैं तो कोई भी डबल बॉन्ड, मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, मान लीजिए सल्फर सल्फर के बीच डबल बॉन्ड है, या फिर हमने मान लिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है। अगर हम अपने इन सारे स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करें तो पहला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो गए। सेम ऐसे ही इस ऑक्सीजन के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, मतलब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगर हम सल्फर को कंसीडर करें तो दोनों सल्फर एटम के पास दो दो लोन पेयर, यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर हम इस कार्बन ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं तो इस कार्बन ऑक्सीजन के केस में भी इस कार्बन से जुड़े हुए दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने इस कार्बन नाइट्रोजन को कंसीडर करते हैं तो इस कार्बन से जुड़े हुए दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे अलग अलग हो सकते हैं, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ एक सब्स्टिट्यूएंट और साथ में नाइट्रोजन का एक लोन पेयर। तो कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं, नाइट्रोजन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन फुलफिल होती है, और उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अंडर हम कोई भी बॉन्ड अगर कंसीडर करें, मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन हमने कंसीडर किया, तो इन कार्बन से जुड़े हुए जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, मान लिया सल्फर का सब्स्टिट्यूशन है यानी कोई थायो कंपाउंड है, मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यानी कि ईथर है, या अगर हम अटैचमेंट दिखा दें NH का, तो ऐसे बहुत सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, और इनके अंदर भी रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन फॉलो होती है। तो कुछ साइक्लिक और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर केस की फॉर्म में। आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हमारे दो कार्बन एटम्स अटैच्ड हो गए। इन दो कार्बन एटम्स में एक हाइड्रोजन और एक तरफ हमारा COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस बार इधर अगर COOH की पोजीशन सेम साइड है
तो दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करते हैं सिस आइसोमर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे दोनों एसिडिक ग्रुप एक सेम साइट को फॉलो कर रहे हैं और हमारा कंपाउंड हो गया सिस मैलिक एसिड। सिमिलरली अगर इसकी ट्रांसपोजिशन को हम कंसिडर करें तो एक तरफ हमारा COOH ग्रुप और दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में COOH ग्रुप, तो यहाँ पर चेयर फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं ट्रांस मैलिक एसिड की फॉर्म में। दिस इज ट्रांस मैलिक एसिड। तो कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर हो सकता है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन होती है। तो एक एग्जांपल हम साइक्लिक कंपाउंड का मेंशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है और इस 5 मेंबर्ड रिंग में हम बॉन्ड्स की पोजीशन दिखा रहे हैं, सपोज ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ H, इधर एक तरफ H, एक तरफ मिथाइल ग्रुप। तो अब एक मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स जो आइसोमर हमें मिला दैट इज ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे रेस्पेक्टिव, उसमें हम दोनों मिथाइल ग्रुप्स को सेम साइड की पोजीशन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर दोनों मिथाइल ग्रुप हमारे सेम साइड की पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी एक तरफ CH3, यहाँ भी CH3 और दोनों हाइड्रोजन एक साथ हैं, तो ये जो बनने वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस फॉर्म, दैट इज सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद इट्स एग्जांपल। एक बार सम अप कर देती हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन इज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ सेकेंड कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी एक कार्बन के एक तरफ के दोनों एटम्स अलग और दूसरे कार्बन के दूसरे तरफ के दोनों एटम्स अलग अलग होने चाहिए, जिसको हमने एक एग्जांपल की हेल्प से समझा। 2 मिथाइल ग्रुप अगर डिफरेंट साइड में है तो ट्रांसफॉर्म, 2 मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है तो सिस फॉर्म। कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। सेम ऐसे ही हमने डिफरेंट लोन पेयर्स की कंडीशन को भी अंडरस्टैंड किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया। दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड थे तो सिस, दोनों एसिडिक ग्रुप डिफरेंट साइड में है तो इट इज ट्रांसपोजिशन। सेम ऐसे ही साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है तो सिस पोजीशन, डिफरेंट साइड में है तो ट्रांसपोजिशन। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।